बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आज के प्रोग्राम को भी ट्यून इन किए हुए हैं। हमारे साथ आ चुके हैं, वीक का आगाज कर चुके हैं। हम थोड़ी सी वो वीकेंड की लेजीनेस उतारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। वीकेंड की बात करें तो ऑब्वियसली मंडे बहुत मुश्किल दिन होता है मेरे लिए स्पेसिफिकली। इमरान के मुकाल ट्यूसडे के लिए मुश्किल होता है, मेरे लिए मंडे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे लगता है 2 दिन की छुट्टी के बाद आपको फिर सुबह उठना है और जब सुबह आपको आपका ऑफिस कज़ाफी स्टेडियम के बाहर हो, आपको रूट्स बंद मिल रहे हैं तो फिर भी आपको बहुत के लिए आवाज़ आ रही होती है। तो आज ऐसे ही कुछ मेरे साथ। खैर, पाकिस्तान के अगर 3 बड़े शहरों की हम बात करें, कराची वाले बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स होने लगे थे, फिर हमने कहा भाई तीनों बड़े शहरों को हमने रिलैक्स नहीं होना, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। तो कराची में हमने थोड़ी गर्मी करा दी। कराची वाले इस वक्त गर्मी से शदीद मुतासिर है, शदीद गर्मी की लहर चल रही है वहाँ पे। सो सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में ये कहना है कि आप ज़रा घर से गैर ज़रूरी तौर पर अगर निकलना है आपको तो मत निकलिए, घर पे रहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ये मैसेज बिलखुसूस कराची वालों के लिए और सिंध वालों के लिए जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। विद दैट लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर भी हमें एक्टिविटी चाहिए थी। इस्लामाबाद में तो एक्टिविटी होती ही रहती है बिकॉज वहाँ पे पार्लियामेंट हाउस है, पॉलिटिक्स है, सियासतदान है, वहाँ पे अदलिया है, सब कुछ है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे ही लगा रहता है। लाहौर में हमने कहा कि हम क्रिकेट करवा देते नहीं क्रिकेट सॉरी पीएसएल मंडे हमें आदत क्रिकेट की है तो पीएसएल की बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच है वो आज फैसला कुन मैच है और ये शुरू हो जाएगा टीम्स के अराइवल के मनाज़िर। सो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। इसके साथ साथ जनाब पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं, बहुत कुछ है, सेगमेंट्स भी हैं। मंडे का शो पावर पैक शो होता है, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस। तहरीक आदम एतमाद के मामले पर सियासी महाजराई में तेजी। कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास 21 के बजाय 25 मार्च को तलब। ताखीर से इजलास बुलाने पर ऑपोजिशन का पारा हाई। तहरीक अदम एतमाद पर पहले मुमकिना तसादुम का खदशा। सुप्रीम कोर्ट आज फिर बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। हुकूमत आज हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दरख्वास्त रखेगी। बागी अराकीन को मनाने की कोशिशें। ज़मीर फरोश अराकीन की वापसी की सूरत में आम माफी का ऐलान। कप्तान ने ज़मीर फरोश खिलाड़ियों को मुस्तकबिल की मुश्किलात से बचने के लिए कई नसीहतें कर दी। सिफारती महाज पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में 14 साल बाद OIC वज़राए खारिजा का इजलास कल इस्लामाबाद में शुरू होगा। तैयारियां मुकम्मल, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू, शानदार इस्तक़बाल। टेस्ट सीरीज का आखिरी और फैसला कुन मैच। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम 13 साल बाद टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए तैयार। कौमी कप्तान बाबर आजम आज पहला टेस्ट होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने खेलने के लिए बेताब। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। डाउन सिंड्रोम से मुतासरा बच्चों की हौसला अफजाई इंतहाई जरूरी है। जी जनाब, एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, मुल्क की सियासत में भी हंगामा खेजियाँ जारी हैं। पहले थोड़ी सी आपको उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट और जो मुतहदा अपोजिशन है इसकी जानिब से धुआंधार प्रेस टॉक्स भी जारी हैं। स्पीकर असगर असद कैसर ने बिल आखिर कौमी असम्बली का इजलास बुला तो लिया, लेकिन बुलाया 25 को, बुलाना 21 को था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस पे इस वक्त सीख पाए अपोजिशन। वो कह रही है कि ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा अगर आज के दिन यानी कि 21 मार्च को ये इजलास नहीं बुलाया जाता, चूँकि 14 दिन तहरीक के जमा होने के बाद आज के दिन पर मुकम्मल होते हैं। तो इसलिए अपोजिशन पर जिद है और साथ ये भी इंदिया दिया है कि अगर इस पर अमल नहीं होता तो हम धरना देंगे। विद दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये पॉलिटिकल तो चलता ही रहता है, लेकिन एक बहुत अहम इवेंट इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, वो है OIC वज़राए खारिजा इजलास। ये इजलास तकरीबन 15 साल बाद पाकिस्तान में हो रहा है जी। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सिफारती सतह के ऊपर। 2 रोज़ा ये इजलास है और कल से बाकायदा तौर पर ये इजलास या कॉन्फ्रेंस, इसको जो भी नाम दें, शुरू हो रहा है। और इसके अंदर मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं, जो मेंबर ममालिक हैं, उनके
जो नुमाइंदगान हैं वो तो शरीक होंगे, इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे और पार्लियामेंट के अंदर इसका इनेकाद पाकिस्तान में किया जा रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हैं, जिनको आपने देखा होगा मुख्तलिफ मेहमानों को रिसीव करते हुए भी, वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी भी हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या अपडेट करेंगे। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और इस अहम दिन के ऊपर, ये सिफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी है और यकीनी तौर पे एक एतराफ़ भी है कि पाकिस्तान के साथ दीगर जो इस्लामिक ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हम बड़े कलीदी किरदार के हामिल रहे हैं जब OIC को फॉर्म किया गया था। आज के दिन की यानी कि इस कॉन्फ्रेंस की खासतौर पे जो कल से हो रही है, क्या इंपॉर्टेंस आप देखते हैं पाकिस्तान की इस्लामी दुनिया के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एहसास है, बड़े फख्र की बात है कि 3 माह के अंदर अंदर आप देखें दूसरी मरतबा इस्लामी ताउन तंज़ीम वज़राए ख़ारिजा का जो इजलास है वो इस्लामाबाद में हो रहा है और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे दोस्त ममालिक के वज़राए ख़ारिजा इस्लामाबाद में पहुँच रहे हैं। और खाली इस्लामी ममालिक नहीं, बल्कि जैसे आपने खुद बताया है कि और भी ममालिक के वफूद पहुँच रहे हैं। और चूंकि ये पाकिस्तान का 75वां यौम पाकिस्तान है, तो इस नाते इंशाअल्लाह 22 तारीख को इस इजलास में और 22 के बाद फिर 23 को जो हमारी काबिल फख्र परेड होती है हमारी फौज की, हमारे जो है तो उसमें भी इंशाअल्लाह ये मेहमान शरीक होंगे। और ये इजलास इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है और बिलखुसूस ऐसे हालात में जबकि UNO में इस्लामोफोबिया पर एक मुश्तरका करारदाद आई है, तो इस लिहाज से भी बहुत सारे अहम फैसले जो हैं और अमली इक़दामात इस इजलास के हवाले से आप देखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। हाफिज़ साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली आपने खुद भी कहा कि इसमें एजेंडे मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत ज़ेर बहस आएंगे। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है सफारती सतह पर पाकिस्तान के हवाले से। अगर हम एजेंडे की बात करें इस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके हवाले से भी थोड़ा एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, इसके एजेंडे में तो बहुत सी चीज़ें हैं, 100 से ऊपर करारदाद हैं, लेकिन इस मरतबा इसके एजेंडे में कश्मीर, फ़लस्तीन, इस्लामोफोबिया, हिजाब का मामला, जो कुछ मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है और बाकी जो आलम इस्लाम के मसाइल है, खा वो इराक है, खा वो अफगानिस्तान है, खा वो यमन है, खा वो शाम है, जो भी हमारे मसाइल हैं उम्मत मुस्लिमा के, उन सारे मसाइल के ऊपर इंशाअल्लाह बात होगी। अच्छा हाफिज़ साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता है OIC के हवाले से, इससे मुख्तलिफ फोरम से पहले भी आपसे बात हुई है, इतना मौसर नहीं रहा किरदार OIC का। जब भी कश्मीर की बात हो या फ़लस्तीन की बात हो, इवन अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन क्राइसिस हो, एक फोरम तो मौजूद है लेकिन उतना मौसर फोरम नहीं है जो दुनिया को, ख़ासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड को इंस्पायर कर सके अपनी प्रेजेंस से। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी पोजीशन में है। पाकिस्तान की बात यूनाइटेड नेशंस ने सुनी है इस्लामोफोबिया के खिलाफ और अब वाकई लगता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर सकता है जी इस फोरम को मौसर करने के लिए, ताकि इसकी आवाज़ का असर हो वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर? इंशाअल्लाह जो ये इजलास हो रहा है, जो आज भी है और कल भी है और परसों भी है, इसमें इस हवाले से भी क्या अमली इक़दामात हो सकते हैं, क्या मुमकिन है, इस पर बहुत तफसीली बातचीत होगी। और इंशाअल्लाह ताला देखिए, ये उम्मत मुस्लिमा का वाहिद मुश्तरका फोरम है, इसको मजबूत बनाना और इसको ताकतवर बनाना ये हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे आलमी इस्लाम की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान इसमें, क्योंकि हम बानी रुकन है इसके, तो इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। और रात सेक्रेटरी जनरल OIC भी पहुंच गए हैं और हमारे वज़राए ख़ारिजा भी पहुंच गए हैं और पूरी कौम के लिए ये लम्हा काबिल फ़ख्र है। और मैं आपके तवस्सुल से ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे मेहमान आ रहे हैं, गर्मजोशी से आ रहे हैं, तो पूरा जो मुल्क है, खा वो हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तिलाफ, वो हम सब के मेहमान हैं। और इसके ऊपर जो है हम सब जो हैं
वो उनको खुशामदीद कहते हैं। हाफिज साहब, क्या कोई मुश्तरका एलामिया भी जारी होगा इस समिट के बाद, और क्या हम एक्सपेक्ट करें कि कलीदी तौर पर जो इंडियन एक्ट है अगेंस्ट कश्मीर या फिर फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइली हटधर्मी है उसको कंडेम किया जाएगा, और क्या इसके अंदर इस वक्त जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है खासतौर पर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, इस पर भी बात मुतवक्के है, क्योंकि जारी बात है सारे इस्लामी ममालिक हैं, वी हैव अ ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा स्टेक हमारा ही है, इस्लामिक वर्ल्ड का है दुनिया के अंदर। देखिए, गुजारिश ये है, पहले दो मसलों के ऊपर तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे जी कि कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर जो इस बार बात होगी वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगी, और उसमें इंशाअल्लाह आपको बहुत सी चीजें नजर आएंगी। और तीसरी जो बात है, इंशाअल्लाह लाजमी बात है कि जब पूरा आलम इस्लाम मिल बैठेगा तो जो दुनिया की सूरत हाल है उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बात होगी, और उसके ऊपर भी आलम इस्लाम की एक मुत्तफ़िक़ राय आपके सामने आएगी। अच्छा हाफिज़ साहब, आखिर में ये भी बता दें, कल चूँकि हम जब मुख्तलिफ फुटेजेस देख रहे थे, आपने जो इजिप्शियन फॉरेन मिनिस्टर है, दीगर मेहमान हैं, उनको आप रिसीव भी कर रहे थे और बड़ी अच्छे माहौल में आपकी गुफ्तगू भी हो रही थी, तो ऑफ दी रिकॉर्ड कोई बातें आपकी ऐसी जो आप हम तक पहुँचा सके, किन उमूर पर बात हुई है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और इस्लामोफोबिया एंड देन अमन अमान की जो सूरत हाल है इसको लेकर कोई ऐसी बात जो आपकी हुई हो जो आप हमें बताना चाहें? बस समझ लें कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बताऊं, 24 साल बाद मिस्र के वजीर खारजा पाकिस्तान आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के जो खारजा पॉलिसी है इसमें किस हद तक बेहतरी आई है, और इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ों में मैंने जैसे कहा आगे बढ़ेंगे, और आपको इंशाअल्लाह जो 22 की शाम है और 23 की शाम बहुत सारी अच्छी खबरें मिलेंगी इंशाल्लाह। और हाफिज़ साहब, ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, कुछ एक दो स्टेटमेंट्स भी आई अनफॉर्चुनेटली जो नहीं आनी चाहिए थी, और फिर बाद में उनको वापस भी समहाउ लिया गया, इसका कोई असर तो नहीं हुआ? मेहमानों ने इस हवाले से कोई बात की हो, कोई खदशात का इजहार किया हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं, सबको पता है और हमारा सबके साथ एतमाद का रिश्ता है। बल्कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बिलावल साहब की जो बड़ी बयान बड़ा सख्त था, लेकिन बिलावल साहब के जो नाना थे जी, तो OIC के बनाने की कीमत उन्होंने अदा की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के जो को लगाया गया, उसमें आलमी इस्तेमार को सबसे ज्यादा तकलीफ तो यही थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो व शाह फैसल शहीद, इन सब से कि इन्होंने OIC बनाई थी। तो लिहाजा ये आप सबके मेहमान हैं, मैं ये गुजारिश करूंगा सबसे कि हमें एहतियात करनी चाहिए। और फिर बाद में जो इख्तिलाफ का एलामिया आया, मेरा ख्याल है उसने चीजें वाज़ेह कर दी थी। तो इन चीजों में हमें ठीक है हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया जी, अलग में वक्त दिया और मुख्तलिफ जो हम पहलू हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उसके बारे में बता रहे थे। और जैसा कि हमने कहा जी, 57 मुल्कों में से 40 इस्लामी ममालिक के वफूद इसमें शामिल है। इसके साथ साथ बहुत सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं जो कि इस फोरम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें नहीं आए। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर इस फोरम की बात करें, पिछले कुछ अरसे में हम ये बात मुसलसल कहते रहे कि OIC वो मौसर किरदार जो अदा कर सकता था वो शायद नहीं कर पाया, और उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि इस्लामी ममालिक के अपने बीच जो कुछ इख्तलाफात, जो कुछ डिफरेंसेस मौजूद हैं, जैसे सऊदी अरब और ईरान का मामला रहा है, पाकिस्तान अगरचे की कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान इन मामलात को न सिर्फ सेटल डाउन करवाए बल्कि एक मस्बत रोल पीस कीपर के होने के लिहाज से अदा करे। उसके साथ साथ एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से सामने आई ऑन 15 मार्च, इस्लामोफोबिया डे मनाने के बारे में, उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है। और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, इनको हमने उस दिन भी बात की थी कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट जो भी सियासी हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन जो इस एरिना के ऊपर इमरान खान साहब का रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, द वे ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। अभी साथ साथ इन्होंने जो भी एजेंडे के हवाले से भी कहा, इस इजलास में जो इंतहा पसंदी है, हिजाब पर पाबंदी का मामला है, वो भी इस इजलास में एजेंडे पे बात होगी। और जो ज़ाती मफाद से उन्होंने कहा हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब ने कि बालातर होकर तमाम तो इशूज़ को डिस्कस किया जाएगा और इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी कोशिश की जाएगी। और बड़ा अच्छा एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, बड़ी अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि इसका जो एक खातिर ख्वाह रिजल्ट है जिसके हवाले से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इजलास और वो असर OIC ममालिक की आवाज़ में आए। जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे तो असर कैसे आएगा? पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी कोशिश है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे नताइज बरामद होंगे इंशाल्लाह। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। अब बात करेंगे आज तीसरा टेस्ट मैच जो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में 13 साल बाद खेला जाएगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। दोनों टीम्स ने अभी कुछ ही देर पहले टॉस हुआ और इस हवाले से हमने आपको अपडेट भी किया। और वैसे इमरान 13 साल बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम आई है तो जैसे बाबर आजम के हवाले से हम बता रहे थे कि वो पहली बार अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने खेलने वाले हैं कोई टेस्ट, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। और विद दैट इससे पहले टेस्ट मैच 13 साल इट्स बहुत लंबा अरसा है मज से। और उसके बाद काफ़ी एक्साइटमेंट बाबर आजम के लिए भी होगी, लाहौर वालों के लिए भी होगी, बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट इज़ लव फॉर द पीपल हु एक्चुअली लाइक टू सी क्रिकेट, लाइक टू वॉच क्रिकेट, उनके लिए। खैर कराची में जी रिकॉर्ड साज गर्मी थी, आपको मालूम है, और ऐसा लगता है कि जो ऑजीज़ हैं उन्होंने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया होगा लाहौर में आने के बाद, बिकॉज गर्मी तो यहाँ पे भी है लेकिन कराची वाली नहीं है। बेहतर मौसम है, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, उनसे ज़रा बात करते हैं। और ये सीरीज़ जो अभी तक फैसला कुन किसी के लिए नहीं रही है, इसमें किसी को किसी पे बर्तरी हासिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एज ज़रूर है पिछले मैच को ड्रॉ करने के बाद। तो देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। मिर्ज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, एक तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और अब हम क्रिकेट को लाहौर ले आए हैं, हम एक्साइटेड भी हैं बहुत ज़्यादा इस सीरीज़ के अंदर जिसमें अभी तक किसी के लिए कोई नतीजा किसी मैच का नहीं निकला है। लाहौर स्टेडियम को देखते हुए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द थर्ड टेस्ट? देखिए जो पिच बनाई गई है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपको और अरमला दोनों को सुबह खैर। जो पिच बनाई गई है बिल्कुल बैरन पिच थी, जिसे फ्लैट विकेट कहा जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने टॉबी लम्सडन जो कि आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी के चीफ क्यूरेटर हैं, जो दुबई में विकेटें बना रहे हैं, उससे पहले एमसीजी के वो क्यूरेटर रहे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, उनको बुलाया। लेकिन इस पिच के बारे में आम तासुर यही है कि ये उसी तरह की पिच होगी जिस तरह की ये रावलपिंडी और कराची की थी। आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि अब तक बैट्समैनों का जो एवरेज है पर इनिंग्स वो 55 रन का है और बॉलर्स का जो स्ट्राइक रेट है वो 128 का है, यानी कि 128 के बाद वो विकेट ले रहे हैं। तो इट मींस के बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बैट्समैन जो है वो बिल्कुल बॉलर्स पर छाए हुए। और मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो चूंकि टॉस जीत लिया है आज, तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा। टॉस पे ही गेम हो रहा है। पाकिस्तान ने पिंडी में टॉस जीता, लंबा स्कोर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने कराची में टॉस जीता, लंबा स्कोर कर दिया, क्योंकि चौनिंग मुखालिफ टीम को खेलना होगी जो टॉस हारी है। तो मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग सीरीज है, लेकिन इस सीरीज को हमने और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते थे। शायद शिकस्त का खौफ था जिसकी वजह से हमने ऐसी विकेटें नहीं बनाई कि जिन पर मीडियम पेसर्स, फास्ट बॉलर्स कामयाब हो सके। शायद हम डर रहे थे कि हमारे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया का सामना न कर सके उनकी फास्ट बॉलिंग का। ठीक हो गया। मिर्जा साहब दूसरी जानिब बाबर आजम के हवाले से भी वो भी बड़े एक्साइटेड थे और कल हमने देखा भी, वो कह रहे थे जी वो पहली बार कोई टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं अपने होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने। क्या कहेंगे इस हवाले से? अरमला बिल्कुल सही है। बाबर आजम के लिए ग्राउंड बड़ा खुशकिस्मती की अलामत भी है और यादगार भी है, क्योंकि इसी ग्राउंड पर 31 मई 2015 को उन्होंने अपना पहला वनडे मैच खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ। इंटरनेशनल कैरियर यहां से शुरू किया, लेकिन टेस्ट मैच होता है और टेस्ट मैच खेलना हर खिलाड़ी की जिंदगी का ख्वाब होता है। टेस्ट क्रिकेटर तो 2016 में बने, लेकिन अब अपने ही शहर में जहां वो अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर प्रैक्टिस करने जाते थे, अब उसी गद्दाफी स्टेडियम में वो टेस्ट खेलेंगे। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनके अलावा इस टीम के तमाम खिलाड़ी पहली मर्तबा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कोई टेस्ट मैच खेलेंगे, क्योंकि 3 मार्च 2009 को जब टेस्ट मैच हो रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और फिर उसके बाद 2010 में अगरचे अजहर अली ने अपना टेस्ट कैरियर इंग्लैंड में शुरू किया, लेकिन लाहौर में रहने वाले अजहर अली भी पहली मर्तबा 90 से ज्यादा टेस्ट खेल चुके हैं, लेकिन वो पहली मर्तबा अपने होम ग्राउंड पर लाहौर में कोई टेस्ट मैच खेले। तो ये बाबर से भी ज्यादा, जो कि बाबर का तो अभी माशाल्लाह का आगाज है, अजहर के लिए ज्यादा एक्साइटिंग होगा, ज्यादा इमोशनल होगा अहमद से। अच्छा, आपने जैसे विकेट की बात की कि ये भी पिंडी जैसी विकेट हो सकती है मिर्जा साहब, तो क्या कराची की तरह ये विकेट भी 2 दिन के बाद अपना असर तो नहीं दिखाएगी? आई रिमेंबर यासिर हमीद को मैं फॉलो करता हूँ ऑन ट्विटर, तो यासिर ने कराची के दूसरे दिन ये लिखा था कि ये जितने लोग तनकीद कर रहे हैं इस विकेट के ऊपर, ये तीसरे दिन तनकीद नहीं करेंगे, उनको सरप्राइज करेगी। और विकेट ने सरप्राइज किया। फिर हमने देखा पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई थी ऑलमोस्ट 150 रन के ऊपर। तो क्या ये विकेट भी ऐसा कुछ सरप्राइज कर सकती है हमें लाहौर में?
लेकिन इमरान, पाकिस्तान की पूरी टीम जो 148 पे आउट हुई 53 ओवर्स में, तो पाकिस्तान पे प्रेशर था। और फिर जिस तरीके से जब पाकिस्तान की इनिंग्स शुरू हुई, पहले अब्दुल्ला शफीक रन आउट हो गए, पहली इनिंग्स की बात कर रहा हूं, फिर इमामुल हक आउट हो गए, तो फिर पाकिस्तान पे प्रेशर बना। इस विकेट पर उमूमन तासुर यही है कि तीसरे दिन के आखिर में या चौथे दिन ये विकेट थोड़ा सा टर्न लेगी। अब पाकिस्तान ने अपने दोनों 19 स्पिनर्स पर रिलाई किया। अभी मैं टीम देख रहा था, पाकिस्तान की अनचेंज टीम है, ऑस्ट्रेलिया की भी अनचेंज टीम है। पाकिस्तान ने लेग स्पिनर जाहिद महमूद को नहीं खिलाया, कल उनकी सालगिरह थी। वो बड़े अच्छे लेग स्पिनर है। मैं हैरान होता हूँ कि एक माइंड सेट इन्होंने बनाया हुआ है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीसीबी का एक ऑफिशियल जो है वो टर्म्स डिक्टेट करता है प्लेयर्स के सिलेक्शन के मामले में, हालांकि उसका काम नहीं है। तो अब पाकिस्तान चूंकि टीम मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करती है, तो मेरे ख्याल में आज इन्होंने वही अपने दोनों स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। साजिद खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे इमरान। उनको मतलब आप उनको चांस पे चांस दे रहे हैं। उनको बैटिंग में भी आपने देखा होगा कि कराची टेस्ट की दोनों इनिंग्स में उन्हें नुमान अली से ऊपर भेजा गया, और नुमान अली बाद में जब आए कल वो जो कराची टेस्ट में, उन्होंने ऑलमोस्ट 18 बॉल्स खेली और मैच बचाने में रिजवान के साथ वाइटल रोल प्ले किया। तो इस तरह पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं। अच्छा, हमारा जो वन डाउन है, या हमारा जो मिडिल ऑर्डर भी इसको कह सकते हैं, बाबर को जरा हम अगर साइड पे रिजवान को कर दें, तो इमाम को देखें, या हमें थोड़ा सा स्ट्रगल किया हमने पिछले 2 मैचेस के अंदर, खासतौर पे 1 डाउन 2 डाउन ऑर्डर के ऊपर। तो आपको लगता है कि हमें सेम ऑर्डर के साथ आना चाहिए, या कुछ बैट्समैन को ऊपर नीचे करना चाहिए बैटर्स को? लेकिन मेरे ख्याल में अब कोई नीचे ऊपर करने का वक्त नहीं है, क्योंकि 1 डाउन अगर बाबर आएंगे और फिर उसके बाद चौथे नंबर पे जो है फवाद आलम है, फिर रिजवान है, तो मेरे ख्याल में अभी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फवाद आलम पर क्वेश्चन मार्क है, जिस तरह से उनका स्टांस तब्दील होता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ। आपने कराची टेस्ट में देखा होगा, बिल्कुल वो स्क्वायर लेग की तरफ मूव कर लेते। तो उनका अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया इस सीरीज में, उनकी उम्र भी ज्यादा हो रही है, बड़ी घूम रही है एक तो हाँ, तो वो तस्वीर भी घूम रही है, तो वो अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो वो खुद घूम जाएंगे, और हो सकता है कि फिर उनके लिए मुश्किल हो जाए पाकिस्तानी टीम में जगह बनाना, क्योंकि यंगस्टर सऊद शकील टीम के साथ ट्रेवल कर रहा है क्रिकेट की बस के तना मुसाफिर की तरह, और सऊद शकील को खिलाते ही नहीं है। तो इनको जो है ना, इनको उसको कंसीडर करना चाहिए। मिर्जा, मैं सोचती हूँ कभी कभी ये प्लेयर्स आपके कमेंट सुनते हैं तो आपको क्या कहते होंगे बाद में? मैं ये मिर्जा साहब सिर्फ एनालिस्ट नहीं, शायर भी हैं। मैं ये सोचती हूँ कि वाकई सुनते होंगे। अच्छा मिर्जा साहब, उसके साथ साथ वेदर के हवाले से ऑब्वियसली आपने स्टार्ट में बात की कि कराची का वेदर बहुत डिफरेंट था। ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज्यादा थी, लाहौर में भी गर्मी है लेकिन इस इंटेंसिटी की नहीं है। सो वेदर का रोल भी होगा। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया घबराए हुए थे पहले जब गर्मी में मैच खेल रहे थे। तो ऑस्ट्रेलियन एज कम्पेयर टू इंग्लिश प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी गर्मी होती है, थोड़े बहुत वो आदी होते हैं गर्मी के। लेकिन लाहौर के वेदर के बारे में जो अरमला प्रेडिक्शन है कि हॉट होगा और ड्राई होगा, ड्राई वेदर में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, पसीना भी आएगा और बॉलर्स को अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। वो स्पाइक्स पहनते हैं, नेल वाले जूते, उनको पहनकर भागना भी एक जमीन की तरफ वो दौड़ते हैं, जब जमीन पर उनके पांव लगते हैं तो उनकी कुव्वत जो है उसमें उसमें बहुत कंज्यूम होती है। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन ये कि आज ऑस्ट्रेलिया ने जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहे हैं ना, इमरान आपने मुझे ये बताया कि ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है, एडवांटेज जो है अरमला और इमरान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। चलें, बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब अपना एनालिसिस हमारे सामने रख रहे थे। एडवांटेज उन्होंने टॉस विनिंग टीम को दिया। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र हो रहा है, शेन वॉर्न का जिक्र ना हो, जो कि अब से कुछ दिन पहले ही अनजहानी शेन वॉर्न जो कि इंतकाल कर गए थे, उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि आज डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है। इन बच्चों के हवाले से बात करने वाले हैं जो कुछ खास नहीं बल्कि बहुत ही खास होते हैं, और ये बच्चे अहलियत और काबिलियत के लिहाज से भी किसी से कम नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें सोसाइटी में, तो इन बच्चों को समझने की ज़रूरत है, उनकी ज़हनी सलाहियतों को बरूए कार लाने की ज़रूरत है ताकि माशरे में अपनी पहचान बना सकें। हम बात करें डाउन सिंड्रोम के बच्चों के हवाले से, इसको जो कह लें, जो ये एक बेसिकली थोड़ा सा आप जिन्याती या जेनेटिक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसमें ऐसे बच्चों में मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी माजूरी होती है, और उसकी वजह से ये कुछ चीज़ों में पीछे रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आम लोगों से भी आगे होते हैं। तो आज हम इन्हीं के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, सदर पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन। उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आबिद लाशारी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आज जो डाउन सिंड्रोम डे मनाया जा रहा है, इसके हवाले से हम बात भी करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा अगर आप इसका बैकग्राउंड हमें बता दें ताकि हमारे देखने वालों को भी इस हवाले से आइडिया हो जाए।
जी, मेरा नाम आबिद लाशारी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन का। हम सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं ताकि अफराद बाहम डाउन सिंड्रोम और बच्चे बाहम डाउन सिंड्रोम की बहाली हो सके और उनको हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल कर सकें। जी ठीक हो गया, ठीक। तो अभी तक पाकिस्तान की हम अगर बात करें, पाकिस्तान में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं डाउन सिंड्रोम बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए हमने जो इक़दाम किए हैं उसको लेकर? सर देखें, इन बच्चों की हमारे पास अभी डेटा भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में ना, फिर भी देखा जाए तो 2 लाख से ज़ायद डाउन सिंड्रोम बच्चे पाकिस्तान में मौजूद हैं एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक। और इन बच्चों की बहाली में ये होता है कि इन बच्चों को आपको पता है ये क्रोमोसोमल डिसीज है और ये देखा जाए तो इनको साइकोथेरापी की ज़रूरत होती है, इनको स्पीच थेरापी की ज़रूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरापी की होती है ताकि ये बहाल हो सके ना। ये सुस्त रवि का शिकार होते हैं। इनकी जो सिखाने का जो अमल है उसको मुस्तकिल होने की ज़रूरत है, किसी नागे की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ये तरबियत, ये लाइफ थेरापीज इनको प्रॉपर नमूने से देते रहें तो ये बच्चे आम जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। और ये हमारे पास दुनिया में कई ऐसे मिसाल हैं, ये बच्चे अपना किरदार निभा रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं, काम भी सीख रहे हैं और काम कर भी रहे हैं। अब मगर पाकिस्तान में बड़ा फुकदान है, पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं ही नहीं। चंद बड़े शहर जैसे कराची, पेशावर हो गया, इस्लामाबाद, लाहौर, उसके बगैर हमारे पास देहात की जो पॉपुलेशन है वहाँ भी डाउन सिंड्रोम बच्चे पाए जाते हैं, जिनको हम चाइनीज बच्चे कहते हैं, मंगोल बच्चे कहते हैं, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। ठीक है, असल ये है कि डाउन सिंड्रोम को अभी तक हम समझ ही नहीं सके। ठीक है, ठीक है। अब इनकी बहाली के लिए हम चाहते हैं, इनकी बहाली के लिए आप लोग काम करें, बट स्टिल इनकी अवेयरनेस के हवाले से, इनके जो मसाइल हैं उसके हवाले से सोसाइटी या इदारों की तो ज़रूरत है, लेकिन जो घरों में एक्सेप्टेबिलिटी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस हवाले से आगाही देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो ऐसे बच्चों को बाहर ले जाने में या उनको सोशली एक्टिव करने में थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं। सो इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखें, हमारे जो वालिदैन होते हैं, पेरेंट हजरात, उनको भी मालूमात नहीं होती। दूसरी बात क्या है कि अर्ली डायग्नोज नहीं होता इस बच्चे का, और हमारे डॉक्टर साहिबान भी इसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज नहीं कर पाते कि डाउन सिंड्रोम है क्या। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी का वर्ड है, एक हमारे डाउन लैंगटन थे जिन्होंने इसको दरियाफ्त किया 1867 में। तो अभी तक हम इसको कहते हैं, ये डाउन का मतलब है बेचारा हेड नीचे है, वो DOWN डाउन हम देखते हैं, मगर ये वो वाला डाउन नहीं है कि बिल्कुल नीचे है, इसकी सतह बिल्कुल कम है कि ये कुछ नहीं कर पाते। मगर ये है कि एक बंदे ने दरियाफ्त किया था ये सिंड्रोम, उसके नाम पे ये हो गया है। मगर इन बच्चों में सलाहियतें होती हैं, छुपी हुई सलाहियतें। आबिद भाई, आपने अभी एक लफ्ज यूज किया कि हम अभी तक डाउन सिंड्रोम बच्चों को समझ ही नहीं सके। आपने ये कहा, एक तो ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ सके, आप हमें बता सकते हैं? आबिद भाई सुन पा रहे हैं आप हमें? एक तो ऐसा क्या है जो आप हमें बता सकते हैं जो हमें आज तक समझ आया? आप एक नेशनल टेलीविजन पे हैं तो शायद हमें हेल्प हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, रियासत की सतह पे या सूबे की सतह पे ऐसे क्या इक़दाम हैं जो अभी तक नहीं किए गए, किए जाने चाहिए इन बच्चों के लिए? इन दोनों सवालात के जवाब दीजिए। जी सर, पहले तो ये है कि हमें ये डाउन सिंड्रोम को समझना पड़ेगा। ये एक डिजीज है, इसकी वजह से ये मुस्तकिल माजूरी है। माजूरी और बीमारी में बड़ा फर्क है। हम क्रोमोसोमल डिजीज जरूर कहते हैं, मगर ये बीमारी नहीं है, ये मुस्तकिल माजूरी है। मुस्तकिल माजूरी ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसको कम किया जा सकता है, इसको इसके स्टेज को, शिद्दत को रोका जा सकता है। वो बहाली के जरिए हो सकता है, किसी ट्रीटमेंट के जरिए नहीं होता। बहाली जो होता है, रिहेबिलिटेशन, वो मुतबादिल होता है ट्रीटमेंट का, और इसके लिए सेंटर खोलने की ज़रूरत है। हमारा जो बच्चा अगर डायग्नोज हो जाता है तो हमारे पेरेंट को चाहिए कि उस बच्चे को इलाज
को छोड़ के रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं और बच्चे की दाखिला कराएं उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में। जैसे अर्ली डायग्नोज होगा तो अर्ली डिटेक्शन होगी और हम उस पे काम कर पाएंगे और वो बच्चा लिखने पढ़ने का। अच्छा, एक मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, क्या इसमें कहीं कोई कजन मैरिजेस का भी ताल्लुक है ऐसे बच्चों के पैदा होने में, या महज कुदरती है कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है, या कजन मैरिज एक वजह है डाउन सिंड्रोम बच्चों के पैदा होने की? रीजन दूसरे असबाब में एक कजन मैरिज भी है और डिस्करेज किया जाता है कि कजन मैरिज ना किया जाए। अगर एक बच्चा डाउन सिंड्रोम होगा तो दूसरा बच्चा भी हो सकता है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है, अगर वो होता है तो दूसरे बच्चे का बंदा मिसकैरेज करे या ऐसा सिलसिला हो जाए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच आबिल अशारी साहब, शुक्रिया। डाउन सिंड्रोम के हवाले से आपने हमें प्रॉपर डिटेल्स भी दी। ऑब्वियसली पाकिस्तान में इस हवाले से आगाही की मजीद ज़रूरत है। जिस तरह से आबिल साहब बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी डायग्नोसिस से लेकर उनके ट्रीटमेंट तक बहुत सारे लोग अभी उस हवाले से अवेयर नहीं है, इस पर मजीद काम होना चाहिए स्टेट लेवल पर भी। और गाँव देहातों के अंदर वालिदैन को नहीं पता चलता कि उनका बच्चा इसका शिकार है। अगर आपके बच्चे के अंदर कुछ गैर मामूली आप महसूस करते हैं आम बच्चे की निस्बत, और उसकी शक्ल से भी आपको थोड़ा सा एहसास हो जाता है, तो आप प्लीज़ उसे कंसल्ट करें और रिहेबिलिटेशन की जानिब जाएं रादर देन इलाज की जानिब जाएं। इस हवाले से जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ज़रूर मालूमात फैलाएं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं जनाब, और क्योंकि आज मंडे का शो है और बहुत कुछ होता है, दूसरे घंटे में भी सेगमेंट्स भी हैं। सो आगाज़ में अभी हम बात कर लेते हैं अपनी कुछ एक्सप्रेसो के जो लाइनअप है दूसरे घंटे का क्या है, उसमें आपको दिखाते हैं एक्सप्रेसो हेडलाइंस। रेकोटेक मंसूबे पर बड़ी खुशखबरी, 10 साल की कानूनी लड़ाई और मुज़ाकरात के बाद हुकूमत कामयाब। पाकिस्तान पर तकरीबन 11 अरब डॉलर जुर्माना खत्म। हुकूमत का मंसूबे से बलोचिस्तान में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू करने का ऐलान। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तार साहब से उनकी किताब डाकिया और जुलाहा पर। एक ही दिन डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले और तारीख रकम करने वाले बाप बेटी होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना लेकर जाएंगी वलीमा हाउस और बताएंगी मजेदार खानों के बारे में। जी, तो कुछ बहुत अहम है और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ टू टॉक टू ये जो हमारे एक ज़बरदस्त किस्म की खबर आई कुछ दिन पहले। बाप बेटी दोनों ने PhD किया, एक दिन किया। ज़बरदस्त हमारे साथ होंगे इनफैक्ट हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे और दिखाएंगे आपको निकले तेरी तलाश में हमारा सेगमेंट, जिसमें आज नई किताब जिस पर बात हो रही है डाकिया और जुलाहा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की। वक़ार अहमद मलिक के साथ देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में, और इस दफ़ा बात करेंगे तारड़ साहब के नावल डाकिया और जुलाहा पे। एक बहुत बड़ा, बहुत शानदार नावल, लेकिन अब ये एक सब्जेक्टिव बात है, बड़ी मारूजी बात होती है कि कौन सा नावल जो है वो अज़मत के मेयारात को पूरा उतरता है उन पे या नहीं पूरा उतरता। इसका फ़ैसला जो है वो क्रिटिक्स करते हैं, तनकीद निगार करते हैं, और दूसरा एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इस फैसले में वो कारीन का होता है। और बहुत सारे कारीन ये समझते हैं कि डाकिया और जुलाहा जो है वो बहुत बड़ा नावल था, लेकिन इसके हिस्से की जो शोहरत है वो तारड़ साहब के दीगर नावल राख और बहाव और ये जो नावल थे ये खा गए, खासो खाजाक ज़माने वगैरह। तारड़ साहब से डाकिया और जुलाहा पे बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल सर ये है कि इसका सबसे जानदार किरदार जो है वो नतालिया का है, एक औरत का है, और यही वो रवायत चली आ रही है। बहाव में आपका जो सबसे जानदार किरदार, सबसे बड़ा किरदार पारोशनी का था, वो भी एक औरत है। राख में बरगीता हैं। तो आपके तमाम नावल्स में औरत के किरदार बहुत जानदार होते हैं, और आपने एक दफ़ा कहा था कि आपके नावलों के अंदर औरत का किरदार इसलिए जानदार होता है क्योंकि आपके अंदर 40% औरत मौजूद है। लेकिन डाकिया और जुलाहा को पढ़कर ऐसा लगता है कि आपके अंदर 40% नहीं बल्कि कहीं 60% औरत मौजूद है। एक्चुअली लिखते हुए जब कन्वर्शन होती है बंदे की उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जब तक आप कन्वर्ट ना करें अपने आप को उस कैरेक्टर में, ना आप उसकी रूह को पहुंच सकते हैं, ना उसकी लैंग्वेज को पहुंच सकते हैं। इजहार जो होता है वो हर किरदार का अलग अलग होता है। अगर एक कैरेक्टर जो है और उसकी ज़िंदगी में कभी इश्क नहीं आया, वो अलग बात करेगा, और जिसकी ज़िंदगी में इश्क आया है
यानी जिसको इश्क ख़ास कहा जाता है, उसका इजहार अलहदा होगा। तो आपने जो कहा 60% की बात, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। क्योंकि लिखते हुए मैं 100% औरत हो जाता हूँ। क्या कहने? यू हैव टू, मतलब अपने आप को उसमें आपको डुबोना पड़ता है ना उस किरदार में। जी दुरुस्त। जिस तरह बहाव में वो बच्चे की पैदाइश है, तो मैं उससे गुजरा तो नहीं, लेकिन मैंने महसूस करने की कोशिश की कि क्या फीलिंग क्या होती है, क्या गुजरती है। नावल में नतालिया के काफ़ी सारे खतूत हैं। उसकी उम्र 18 साल है, जैसा कि नावल में बयान किया गया है, और इन खतूत की ज़ुबान जो है वो वाकई 18 साल की लड़की की है। मासूम तासुरात हैं, मासूम ख्वाब हैं, ख्वाहिशें हैं। दरअसल पूछना आपसे ये है कि ये खतूत आपने वाकई किसी 18 साल की लड़की से तो नहीं लिखवाए थे? नतालिया का किरदार जो है जी, वो चूँकि वैसे भी ओरिजिनल है, इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑलमोस्ट। थोड़ी सी मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जी नतालिया का जो किरदार है वो एक यंग लड़की है, और उसकी जो खतूत हैं उसमें उसकी यूथ और उसकी एस्पिरेशन और उसकी ख्वाहिशें और उसके एक्सप्रेशन, वो आपने किस तरह लिखा। तो मैंने यही अर्ज़ किया कि वो मैंने नहीं लिखा। सही। बेसिकली जिस तरह आप जानते हैं कि ईसाइयों में एक रवायत है कि अपने गुनाहों का इतराफ़ करने के लिए लोग जाते हैं पादरी के पास, और एक डिब्बे में अलहदा बैठ के तो अपने आप को हल्का कर लेते हैं गुनाहों का इतराफ़ करके। जो राइटर होता है वो भी एक किस्म का वो गुनाहों का इतराफ़ जिन्होंने करना होता है, वो उसके सामने उसी झिझक के बग़ैर करते हैं जिस तरह वो किसी पादरी के सामने करते हैं, क्योंकि वो उसको ट्रीट करते हैं नॉट एज ए ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, बल्कि एक ऐसा शख्स जो उनके जो गुनाह हैं या उनके सिन्स हैं या उनकी जो खामियां हैं वो सुनकर ना तो उनसे नफ़रत करेगा, ठीक है, और ना उनको मतऊन करेगा, बल्कि उनसे हमदर्दी करेगा। तो इसी तरह ये कैरेक्टर है। ये लड़की मुझे ख़त लिखा करती थी, खातून, ये बहुत पुरानी बात, अच्छा, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स बैक, और बहुत तफसील से ख़त लिखा करती थी। मेरा ख्याल 150-200 खतूत उसने लिखे, और इट वॉज़ ए फैसिनेटिंग स्टडी। उसका जो कैरेक्टर था, जिस तरह वो मैंने बयान किया, वो मतलब है कि उसके नाना बहुत बड़े वहाँ के पीर थे, और वहाँ पे बहुत बड़ा वो था, दरगाह थी, और वो मतलब उसकी तफसील मैंने थोड़ी सी बयान की है। चुनांचे वो जितने खतूत हैं ठीक, वो ओरिजिनल है, सिर्फ उनको मैंने एडिट किया। जी ठीक है, मतलब स्टोरी के हिसाब से। लेकिन उसके बाद वो खतूत के बाद जो वो फिक्शनल ऐसा था, क्योंकि आई नेवर मेट हर। तो बेसिकली नावल वहाँ से शुरू होता है जहाँ नतालिया के खतूत ख़त्म होते हैं। आपने डाकिया और जुलाहा में लिखा है कि नावल का जो पहला फिक्रा है वो लिखना एक अजाब होता है, और ये अजाब इसलिए होता है क्योंकि इस फिक्रे में नावल की कामयाबी या नाकामी इसका बीज बोया जाता है। तो तार साहब, आप जब नावल का आगाज़ करते हैं तो ये आपको कितना वक्त लगता है ये सोचने में कि नावल का आगाज़ कैसे करना है? मतलब ये कई दफ़ा तो ज़्यादा टाइम लग जाता होगा, कई दफ़ा जल्दी कुछ चीज़ ज़हन में आ जाती होगी, तो कितना ये अमूमन कितना वक्त लगता है कि नावल शुरू कैसे किया जाए? मैं डाकिया और जुलाहा के बारे में बात करता हूँ कि बुनियादी तौर पे मेरे जहन में नहीं था कि मैं इस मौजू के हवाले से कोई नावल लिखूँगा। मुझे इस्लामाबाद से एक शादीशुदा जोड़ा, और हमारे यहाँ जोड़ा हमेशा शादीशुदा ही होता है, वो तशरीफ़ लाए और मुझे मिलने के लिए आए। तो वो जो उनके साथ साहब थे, उन्होंने तो काफ़ी तफसील से मुझे पढ़ा हुआ था, तफसील से गुफ्तगू, लेकिन ख़ातून जो थी उन्होंने ज़्यादा सवाल नहीं किए। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि जी आपने कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा जी मेरे पास एक ही सवाल है, और वो उन्होंने फिर रेफरेंस दिया। आपको शायद याद होगा कि केटू कहानी में, इसको मैंने रिपीट किया है इसी में, कि शिगर के आगे ब्राल्डो के पास हशोपी के जो सेबों के बाग हैं उनके निवाब में जबकि जीपें क्रॉस कर रही थी एक नदी को,
और मैं उनका इंतज़ार कर रहा था तो एक घोड़े पे सवार शख्स आया, वो मेरे पास रुक गया और पूछा कहाँ जा रहे हैं ये वो। तो मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं घोड़े पे बैठ के। तो कहने लगे साहब मैं डाकिया हूँ। और फिर उसने मुझे वो अपना बैग दिखाया, पुराना ब्रिटिश चमड़े का वो सीधा सा बैग जिसमें वो खत थे। तो मैंने पूछा, उसका नाम मोहम्मद अली था, कि मोहम्मद अली इन खतों में कोई ऐसा खत भी है जो मेरे नाम है। तो उसने एक लहजे के लिए ना देखा नाम और फिर मुस्कुरा के कहने लगा साहब यहाँ इस मुकाम पर आपके नाम का खत कैसे हो सकता है। तो अगर वो एक खत निकालता और मुझे कहता कि तार साहब ये आपके नाम का खत है, तो वो किसने लिखा होता है। यानी ये अजीबोगरीब बात। तो वो खातून कहने लगी कि जी मैं इस फिक्रे पे आके रुक गई कि वाकई वहाँ पे अगर वो खत निकल आता तो किसने लिखा होगा। मैं किसको पता होगा कि मैं एट ए सर्टेन टाइम 4 बजे आफ्टरनून होंगे, नज़दीक पार में बैठा हुआ और शोपी के बाग नज़दीक है और ऐन उस लम्हे उसने ख़त लिखा होगा तो फिर एड्रेस भी लिखा होगा जी। तो एड्रेस यही लिखा होगा ना कि शोपी के करीब दरिया बराल्डो के किनारे 4 बजे ये मेरा नाम है। वो किसने लिखा होगा और ऑब्वियसली उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। तो तब मुझे एक ख्याल आया कि इसमें एक इम्कानात मौजूद हैं नावल के। तार साहब, हस्बे रवायत डाकिया और जुलाहा में भी आपने पिसे हुए तबकी की वकालत की है और इसमें आपने एक जगह लिखा है कि नाई जो हैं वो फ्राइड से भी बहुत पहले इंसानी नफ्सियात की गुत्थियां सुलझा चुके थे। अपने आगे सर झुकाने वाले हर शख्स के मिजाज और पेशे के मुताबिक गुफ्तगू करते थे। ये नाइयों के हवाले से और जोलाहे के हवाले से तो एक पूरी यानी वो पूरे नावल में ही चलता है जी। और मैं अपने गांव के पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो वहां पे इनको पावली कहते थे और गांव की मुआशरत में जोलाहों के हवाले से एक ख्याल पाया जाता था कि ये बेवकूफ़ होते हैं। और मुझे ये नावल पढ़ के आइडिया हुआ कि एक्चुअली ये जो बेवकूफ़ या सादगी या सादा होना जोलाहों के हवाले से, ये गाँव में इस तरह की सोच उनके हवाले से क्यों पाई जाती थी। और ये बड़ा ही कमाल डिस्क्रिप्शन आपने जुलाहों के हवाले से किया, बहुत ही खूबसूरत। बेसिकली ये कि भाई जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार्टर सिस्टम होता था गांव में पहले, अब नहीं है मौजूद, कि जिसके पास खुराक होती थी वो काश्तकार होता था। खुराक सबसे ज़्यादा अहम है जी। बाकी जितने तबके थे वो उसको सपोर्ट करते थे और उसके साथ ही वो जिसको कहते हैं हाड़ी और सौनी जी, उसके ऊपर उनको बाकायदा उनका हिस्सा दिया जाता था। वो उनको खैरात में नहीं दिया जाता था, वो उनकी सर्विसेज जो है उसके लिए वो पेमेंट होती। तो अब वो स्पेशलिस्ट थे सारे जी, यानी कुम्हार स्पेशलिस्ट था, वो और कोई काम नहीं करता था। नाई जो है वो मतलब है कि उसके बाप दादा परदादा यही काम करते चले आ रहे, वो एक्सपर्ट होता था। इसी तरह मिरासी जो है वो गुफ्तगू में भी और बाकी सारा उसके वो उसमें तमाम फ़नून लतीफ़ा उसमें समाये होते थे। जुलाहे जिस तरह अभी शायद आपने मुझसे पूछा कि जुलाहे को कहा जाता है कि बेवकूफ़ होते हैं जी। तो मिरासियों के बारे में एक मैं आपको अर्ज़ कर दूं, ये क्योंकि हम उसको ज़रा डिग्रेडिंग से समझते हैं। मीरास का मतलब है कि जो वारिस है किसी चीज़ का, और उनमें से बेशतर मौसीकी के वारिस हैं जी। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे गुनी तबका जो है वो मिरासियों का है और उनके गुनों का उस तरह हमने इतराफ़ नहीं किया और हम उनको तहकीर की नज़र से देखते। तो मिरासी का ये था, उसका मुकाम ये था कि जो दादा होता था बड़ा, मतलब उनका ठीक, तो उसको दादा ही कहते थे क्योंकि वो बड़ा होता था, उसकी बड़ी ताज़ीम की जाती थी गांव में। ये बिल्कुल मैं आपको सही अर्ज़ करता हूँ कि उन ज़मानों में क्योंकि सफ़र ज़्यादा नहीं होता था, तो वो किसी गांव में कहीं जाता था अपने काम की गरज से, मुसाफिर पे जाता था, तो वापसी पे आके अगर वो ये कहता था चौधरी को कि चौधरी साहब मैं फ़लाँ गाँव गया हूँ, अच्छा, तो वहाँ पे फ़लाँ जो चौधरी है उसकी इतनी ज़मीन है और उसका बेटा बड़ा अच्छा तनोमंद है, खुश शक्ल है और वो भी काश्तकारी करता है और मकान भी उनका अपना है और एक आध जो कमरा है वो पक्का भी है, उन दिनों कच्चे होते थे। तो मैं जो तीरानी है, जो आपकी बेटी है, उसका मैं रिश्ता उससे पक्का कर आया हूँ। ये बिल्कुल मैं आपको सही अर्ज़ करता हूँ। अच्छा।
और वो समझते थे कि ये जो कुछ करके आया ये सही करके आया। मतलब इतना इन्हिसार करते थे कि अपनी बेटियां उसके कहने पे ब्याह दे देती। ये बहुत सारे पॉजिटिव एलिमेंट। अब आप जुलाहों का आपने कहा था कि जुलाहे बेवकूफ़ भी होते हैं, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जुलाहे जो होते हैं वो अल्लाह ताला की कुर्बत में भी होते हैं। और शाह हुसैन ने खामखा, हालांकि शाह हुसैन राजपूत थे, टुडी राजपूत थे शायद, लेकिन वो अपने आप को जुलाहा कहते थे कि शाह हुसैन जुलाहा, जो आहा सो आहा, यानी मैं जो हूँ मैं वही हूँ। और वो जुलाहा अपने आप को मिस्टिक हवाले से करते थे, क्योंकि जुलाहों का पूरा ताना बाना जो है वो उसमें टोटल मिस्टिसिज्म उसमें है। मतलब चरखे से लेके जब आप उसको काटते हैं जी, और उसमें जो मिस्टिकल पहलू हैं, और उसके बाद ताना और पेटा जो होता है, और जो उसमें उलझने पड़ जाती हैं उनको सुलझाना, और उसके बाद उसके ऊपर पैटर्न बनाना खड्डी के ऊपर बैठ के, ये सारे काम जो हैं ये बहुत सोचने समझने वाला शख्स कर सकता है। तो दो चीज़ें ऑब्वियस होती थी। जुलाहा क्योंकि अलग बैठता था, जिस तरह आपने तन्हाई की एक दफ़ा बात की थी ना, जुलाहा जो है उसकी इंटरेक्शन नहीं होता था, दोस्तों के साथ गपबाजी नहीं होती थी, वो खाना भी वहीं बैठ के खाता था, वो अपनी खड्डी में, और आम तौर पे वो नीम अंधियारी कोई कोठरी होती थी जिसमें बैठता था, या बरामदा होता था, अकेला होता था। ये नहीं है कि 8-10 खड्डियाँ लगी हुई हैं सारी वो खटखट चल रही को, आम तौर पे जुलाहा अकेला। और जब अकेला शख्स होता तो वो सोचता। चुनाचे जुलाहा बेवकूफ़ भी इसलिए होता था क्योंकि उसका इंटरेक्शन नहीं होता था, कुछ सीखता नहीं था, और वो एट टाइम्स मिस्टिसिज्म के करीब भी पहुंचता था। बाकी लोगों से वो बरतर इसलिए हो जाता था कि वो तन्हा बैठकर सोचता था, और उसकी सोच के जो ताने बाने थे वो कभी उलझते थे कभी सुलझते थे, और वो कहीं के कहीं जाकर मिल जाते। एक्सप्रेसो ब्रेक के बाद आ चुके हैं। आपके सितारे क्या कहते हैं? मेरे सितारे ये कहते हैं कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, इस्लामाबाद में खास तौर पे। मेरे सितारे से मुराद जो मुझे आपकी सियासत पे आती है बात, आपके सितारे क्या कहते हैं ये हम नहीं आपको बताएंगे। आतिक सियासी सितारों पे आज वैसे बात हो रही है ज़्यादा। अच्छा, आतिक आलिश हुसैन और अली जैदी साहब हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अर्मिला एंड इमरान। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आतिका आलिश हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं अली जैदी, हमारे एक्सपर्ट। ये हफ्ता आपका कैसा गुजरेगा, आपके सितारों की चाल क्या कहती है, ये तो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन आजकल मुल्क के दर्जा हरारत में थोड़ी सी गर्मी है और सियासी पंडित हर रोज़ अपनी प्रेडिक्शंस को बदल रहे हैं। तो क्यों ना हम आपको बताएं अपने एक्सपर्ट की राय, कैसा रहेगा सियासतदानों का मुस्तकबिल। अस्सलाम वालेकुम अली जैदी साहब, तहरीक अदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो सकेगी या नहीं? क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी इनिंग्स में, जो लाइफ की सबसे बड़ी इनिंग है, इसमें आउट होंगे या सरवाइव कर जाएंगे? जो इमरान खान हैं, इनके जायचा जो है वो फ़िलहाल इस वक्त ज़वाल पजीर है। अगर इस वक्त ये कुछ भी नया करेंगे या कुछ भी करते हैं तो उसमें इनको फ़िलहाल नाकामी होने के इम्कानात हैं। और अगर हम इनके हाथों की बात करें तो इनके हाथों पर जो किस्मत की लकीर है वो इंतहाई अहम लकीर होती है, वो ओवरलैप है। और इनके जो इक़्तिदार की मजबूती को जो लकीर जाहिर करती है वो शमसी लकीर होती है, वो इस वक्त इनकी बिल्कुल मान पड़ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कौन से इत्तेहादी उनके साथ रहेंगे और कौन से साथ छोड़ जाएंगे, आपको क्या लगता है? इनके जो अक्सर दोस्त हैं, जो लोग पसे पर्दा रहकर इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो फ़िलहाल अब आगे इनके साथ नहीं जाएंगे। और एक सूरत हो सकती है इमरान खान का इक़्तिदार बचने की, वो सूरत ये हो सकती है कि कोई ऐसा इंसान जिसका सितारा इस वक्त मजबूत पोजीशन में हो और अरूज की कैफियत हो उसके जायचे में, वो इनके साथ खड़ा हो तो इनका क्या कोई ऐसा सितारा है आपको लगता है जो इस वक्त अरूज पे है? हाँ जी, जो लोग पसे पर्दा हैं, इनके काफ़ी दोस्त इस तरह के हैं। कोई एक आधा नाम अगर आप शेयर कर दें हमारे साथ। जो इमरान खान के जो दोस्त हैं, इनमें सबसे पहला तो उनकी एक लॉजिक है कि अलीम खान, अगर वो मान जाते हैं तो यकसर पोजीशन यूं कह लें कि तब्दील हो जाएगी, खेल का नक्शा ही बदल जाएगा। अच्छा, अगर ये हुकूमत ख़त्म होती है तो इलेक्शंस कब तक होंगे, और अगर इलेक्शंस से पहले हम किसी वज़ीर आज़म और को देख रहे हैं तो आप किसको देख रहे हैं?
इम्कानात यही हैं कि इलेक्शन इस साल हो सकते हैं, इम्कानात यही हैं। अगर क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत सितारों की पोजीशन बदल जाती है। इस वक्त अपोजिशन में जिस इंसान का सबसे ज़्यादा बुलंद सितारा है और वो है मियाँ शहबाज शरीफ। जैद साहब, अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो अपोजिशन का क्या मुस्तकबिल होगा? एक तो वाज़ेह इशारा है कि ये सेटअप तब्दील होने जा रहा है, ये आगे नहीं चल सकेगा। अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और वो बंदूक की नशिस्त पर आ जाते हैं तो उसका क्या होगा? तो मामला ये है कि जो इसमें आसिफ अली जो जरदारी हैं, इनके सितारे भी बिल्कुल पावर में हैं और इनका जो जायचा है वो भी बुलंदी पर है। और जो शहबाज शरीफ हैं, अगर यानी कि लोगों के जहन में ये है कि आगे जाकर आसिफ अली जरदारी गिरफ्तार हो सकते हैं या शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिलहाल इन दोनों के जायचे में कैद की अलामात फिलहाल मैं नहीं देख रहा। मरियम नवाज का जायचा बताएं, उनका नेटल चार्ट क्या कहता है, कितना स्ट्रॉन्ग है? शोहरत के हवाले से उनका इस वक्त जो जायचा है वो भरपूर ऊपर जा रहा है। और दूसरी बात ये कि कम इम्कान है कि ये ज़िंदगी में कभी वज़ीर आज़म बन सकें। जैद साहब, MQM माइनस इमरान खान की बात कर रही है, यानी अगर इमरान खान इस पार्टी से माइनस होते हैं तो पार्टी क्या चल पाएगी? और क्या खुद इमरान खान इस बात के लिए राजी होंगे? यूँ कह लें कि माइनस इमरान खान के बिल्कुल जो सितारों के एक पाकिस्तान को जो जायचा बना हुआ है उसमें बिल्कुल इस तरह के इम्कानात हैं कि माइनस हो जाए। लेकिन अगर ये माइनस होते हैं फिर भी नए सेटअप की तरफ ही जाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा से वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं? पहली बात तो ये है कि उनका जायचा इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में है और इस मजबूत पोजीशन होने का ये मतलब नहीं है कि वो वज़ीर आला बन सकेंगे। अच्छा, शमशी लकीर मजबूत होने से तो बड़े से बड़ा ओहदा मिल जाता है, मैंने ये सुना है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? शमशी लकीर का एक साइज़ होता है, इसकी लंबाई देखी जाती है, ठीक है। अगर उसकी शमशी लकीर सिर्फ एक मकाम पर नुमाया है और लंबी मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पावर में रहेंगे लेकिन इतने बड़े उस पर नहीं आ सकते। ओके ओके। जैद साहब, शेख रशीद बहुत अहम पर्सनालिटी है और इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, शेख रशीद साहब इस वक्त एक बड़े अहम ओहदे पर हैं, लेकिन जिस वक्त इंसान एक बड़े ओहदे पर हो तो उसको इतनी खास समझ नहीं आती कि हो रिस्पांसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन इनका जो जायचा है, खुद तो ये इस वक्त बड़ी पोजीशन पर हैं लेकिन जायचा इनका बिल्कुल नीचे है। इनका जायचा बंद है। बंद जायचे का मतलब ये है कि इनका फिलहाल इनका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा और इम्कान ये है कि सियासी नुकसान हम इसको कह लें। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अगर आप ये बता रहे हैं कि ये इनकी सियासी करियर भी ख़त्म होने जा रहा है तो क्या देखते हैं कब तक? शेख रशीद के हाथों का प्रिंट भी मेरे पास मौजूद है तो उसमें इनकी जो शमसी लकीर है उस पर क्रॉस पड़ रहे हैं, जिसका मतलब ये है इनका सियासी नुकसान होगा और जिस वजारत पर हैं इस वक्त तो इम्कान ये है कि ये वजारत इनके हाथों से चली जाए। सेगमेंट के एंड पे मैं चाहूँगी कि बैनुल-अक़वामी अमूर से हम एक सवाल ले लें। यूक्रेन एंड रशिया वॉर क्या देखते हैं, कब तक एंड होगी? फ़िलहाल इम्कान ये है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग शुरू है इसमें फ़िलहाल जो फ़ायदा हासिल होगा या जिसको यूँ कह लें कि जिसको अबूर हासिल होगा या जो फातह होगा वो इसका रूस होगा, लेकिन अभी ये जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। अच्छा, एक और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये जंग जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की आगाज़ है। आपको कितना लगता है कि हाँ ये थर्ड वर्ल्ड वॉर इसकी वजह से स्टार्ट हो जाएगी? नहीं, फ़िलहाल इस जंग के साथ नहीं वर्ल्ड वार शुरू हो रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर वर्ल्ड वार ने शुरू होना है तो वो उसका आखिरी टाइम 2029 तक है, यानी कि इस अशरे के अंदर शुरू हो सकती है वो। अच्छा, और इसके एंड होने के चांसेस कब तक हैं? इस जंग के इख्तिताम मेरा ख्याल है ये 4 महीने या 3 महीने तक जाएगी, 1-2 महीने में अभी जल्दी से नहीं ख़त्म होने वाली है। जैद साहब, पाकिस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप, आप मुझे ये बताएं कि क्या चाइना म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है आगे जाके रशिया का? बिल्कुल, आने वाले वक्त में कुछ इस तरह के हैं कि ताकत के तवाज़ुन बदलेंगे। व्यूअर्स, हमने सियासी मुस्तकबिल में झांकने की कोशिश की और कोई भी सियासतदान जीते या हारे लेकिन मेरा मुल्क खुशहाल और तरक्की की राह पर यूं ही चलता रहे, ये मेरी दुआ है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अब आपकी प्रोग्राम में मुलाकात करवाएंगे जो हमने आगाज़ में बताया था कि आज हमारे पास जो 2 मेहमान ऐसे उन्होंने तारीख रकम की है। एक बाप और बेटी जिन्होंने एक ही टाइम पर कॉन्वोकेशन इकट्ठी हुई और उन्होंने इंजीनियरिंग की यानी कि PhD की डिग्री डिग्री अपने नाम की और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के जो शोबा इंजीनियरिंग के कॉन्वोकेशन में बाप और बेटी ने एक ही दिन
PhD की डिग्री हासिल करके मुनफरिद एजाज़ अपने नाम किया है और तारीख रकम कर दी है। पेशावर यूनिवर्सिटी के जो शोबा इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मसूद खान के हवाले से आपको बताएं तो उन्होंने मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया खान मसूद ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में PhD की डिग्री अपने नाम की है और इस वक्त ये दोनों शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ डॉक्टर मसूद भी हैं और उनकी बेटी डॉक्टर नादिया मसूद भी हैं। आप दोनों को तो वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त भी। आप जैसे लोग इसलिए हमें अच्छे लगते हैं कि आप जैसे लोगों को हमारी कौम के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए जो तालीम में नाम पैदा करते हैं। हमारे आइडियल्स ऐसे होने चाहिए। सो इट्स सच अ ग्रेट प्लेजर टू हैव बोथ ऑफ यू। सबसे पहले सिंस इट्स अबाउट डॉटर एंड फादर तो मैं फादर से ही स्टार्ट करूंगा। डॉक्टर साहब, एक तो आपको बहुत मुबारक भी हो, दूसरा ये कि क्या ये प्री प्लान था कि बेटा इकट्ठा पढ़ेंगे और एक ही दिन कॉन्वोकेशन होगा और फिर एक अच्छी स्टोरी बनेगी, या फिर ये हादसाती था? कैसे हुआ ये डॉक्टर साहब? शुक्रिया जी इनवाइट करने का। मैं चूंकि पढ़ाने के पेशे से वाबस्ता हूँ तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको PhD होना ज़रूरी है। कंप्लीट बल्कि शुरू ही नहीं कर सका क्योंकि मेरी कुछ घरेलू मसरूफियात थी। मैंने 1988 में अपनी डिग्री कंप्लीट की थी और 88 में ही मुझे यूनिवर्सिटी से ऑफर आई पढ़ाने के लिए और मैंने ज्वाइन किया। 89 में मेरे वालिद फौत हो गए तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अगर स्कॉलरशिप मिलेगी तो उसको अवेल नहीं करूँगा, मैं अपनी माँ की खिदमत करूँगा। तो लगा रहा 2015 दिसंबर में मेरी वालदा इंतकाल कर गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं करूं वो शुरू करता हूं। तो मैंने इरादा किया और इस दौरान में डॉक्टर नादिया ने भी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था। वो क्वालिफाई कर गई थी, अगर चाहती तो PhD शुरू कर सकती थी। तो फिर मैंने उस पर हिम्मत उसकी बंधाई और उससे राज़ी किया कि वो भी मेरे साथ PhD में एडमिशन ले ले। तो हम दोनों ने एक ही छत के नीचे एंट्री टेस्ट दिया और वो क्वालिफाई किया और उसके बाद PhD शुरू की और एक साथ कॉन्वोकेशन में डिग्री ले ली है। ज़बरदस्त। वैसे आपकी इस बात से ये मैसेज भी मिला कि आपकी जो ख्वाब है उनको पूरा करने के लिए कोई उम्र की जो कहने कैद नहीं है, आप किसी भी उम्र में अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर नादिया, आपके लिए इत्सेल्फ ये बड़े एजाज़ की बात होगी मुझे लगता है एक बेटी के लिए कि वो अपने फादर के साथ मिलकर उसने अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किया और उसमें उनके साथ उनको डिग्री मिली। आप ज़रा अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, किस तरह से फील करिए आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत ही प्राउड एंड खुशी का एक लम्हा था हम दोनों के लिए और स्पेसिफिकली मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी PhD भी ली सेम ही कॉन्वोकेशन में और फिर सेम ही डे पे मेरे फादर ने मेरे साथ ही PhD डिग्री ली। हम दोनों की चूँकि सब्जेक्ट डिफरेंट थे, मेरे फादर के PhD इन मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और मेरे PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन फिर भी दोनों ने साथ साथ एक दूसरे को मॉरल सपोर्ट देते हुए ही हमने PhD साथ में मुकम्मल कर ली और कॉन्वोकेशन में सेम डे पे डिग्री हासिल कर ली। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था कि हम दोनों ने एक ही दिन पे डिग्री ले ली। तो नादिया, अमूमी तौर पे तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिकॉज यू आर अ यंग स्टूडेंट और जो आपके फादर हैं वो थोड़ा सा उम्र के उस हिस्से में कि वहाँ पे बंदा ज़रा ज़्यादा ही सीरियस ले सकता है चीज़ों को, और ख़ुद भी चूँकि वो एक एजुकेशनिस्ट हैं। हमारी एज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर रिलाई कर रहे होते हैं अपने साथियों के ऊपर भी, कोई नोट्स के मामले में, जब थीसिस चल रहा हो, रिसर्च के मामले में, यू नो कि यार फलां चीज़ मुझे मिल जाए कहीं से। तो आपने अपने अब्बू के एजुकेशनिस्ट होने का फ़ायदा उठाया कि उनसे आप ज़्यादा उन पर रिलाई करी थी, आपका भी कुछ काम उनको करना पड़ रहा था, ऐसा हो रहा था? जी हमारा रिसर्च एरिया जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। मेरे फादर के एनर्जी हार्वेस्टिंग साइट पे है और जो मेरा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पे है। अच्छा। तो रिसर्च के हवाले से तो हम दोनों ने इंडिविजुअली ही अपना रिसर्च कंप्लीट करके तो एक अपना प्रोफाइल बनाया और फिर थीसिस कंप्लीट करके सबमिट कराई। लेकिन हाँ, जो मॉरल सपोर्ट होती है उसके तो हमने किया कि एक दूसरे को मॉरली सपोर्ट किया, लेकिन ऐसा स्टडीज एक आध सॉफ्टवेयर होता था जो हम दोनों का मैच करता था। तो उसमें ऑब्वियसली अगर मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो पापा थोड़ा सा गाइड कर देते थे या उनको ज़रूरत पड़ती थी तो मैं उनको थोड़ा सा उस हवाले से कर देती थी। लेकिन दोनों इतना मेन क्लोजनेस के सब्जेक्ट नहीं है कि आप साथ साथ ही वो करते जाओ, बिल्कुल डिफरेंट रिसर्च है। आपकी जाने भी आएंगे, ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट तो डिफरेंट थे, चूँकि आप खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ये वो डिग्री है जिसमें मोटिवेशन आपके लिए हर वक्त बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये PhD करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो आपके लिए मोटिवेशन जो थी वो नादिया थी, और या आप नादिया के लिए मोटिवेशन बने हुए थे?
मेरा तो ख्याल है कि मैं उनके लिए मोटिवेशन बना हूँगा, क्योंकि मैं उम्र के उस हिस्से में था जहाँ पे लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना होगा, और मैंने एजुकेशन का सोचा। तो मेरा तो ख्याल है कि मोटिवेशन नादिया ने मुझसे ली होगी। बहरहाल वो आप उनसे पूछ लें कि उनकी मोटिवेशन एक, लेकिन डॉक्टर मसूद, आप एक मोटिवेशन, आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से आई बिलीव आपका ताल्लुक है, उन लोगों के लिए ज़रूर हैं जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते या ये सोच के नहीं पढ़ाते कि इसको पढ़ा के क्या करना है, तो बेटी है, कल इसकी शादी हो जानी है तो क्या इसको पढ़ाना है। आप उनके लिए एक मोटिवेशन ज़रूर हैं। आपने न सिर्फ खुद पढ़ा है, आगे पढ़ाया है बच्चों को, बल्कि अपनी बेटी को भी साथ आपने पढ़ाया है। तो उन वालिदैन के लिए डॉक्टर मसूद आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चियों पर इतना रिलाई नहीं करते, उन्हें पढ़ाते नहीं है, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के अंदर? बड़ा मसला है यहाँ पे। बाज़ लोग तो यूनिवर्सिटी भेजना ही नहीं चाहते बच्चों को कि माहौल पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने फ़र्क नहीं समझा बेटी में और बेटों में। मेरी बड़ी बेटियाँ थीं, मैंने 3 पहले बड़ी बेटियाँ थीं, तीनों को मैंने पढ़ाया, तीनों को जितना वो पढ़ सकती थी उतना फैसिलिटेट किया। और मैं यही चाहता हूँ, मैं यानी जो लोग मुझे बुलाते हैं मोटिवेशन के लिए तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग पढ़ें, क्योंकि तालीम के बगैर जो है तरक्की बहुत मुश्किल है। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम वालिदैन से कि फ़र्क ना रखें, बेटी को भी उतना ही पढ़ाएं, उतना ही उस पर खर्चा करें जितना बेटों को पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मसूद खान साहब और डॉक्टर नादिया मसूद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, और मसूद साहब आपके लिए स्पेशली कि आपने बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया, जैसे आप अपनी बेटी को पढ़ा भी रहे हैं और जिस एज में आपने खुद भी कहा कि लोग रिटायरमेंट का सोचते हैं, आपने वो चीज़ अडॉप्ट की जो बहुत सारे रिलक्टेंट होते हैं अडॉप्ट करने से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने हमें एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद। और अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते हम आपको खाना ज़रूर खिलाएंगे। आज का शो ख़त्म हुआ, कल फिर मुलाकात होगी नए शो के साथ, लेकिन आप जाएं वलीमा हाउस और वहाँ पर खाएं खाना। आजकल वैसे भी लोग बहुत खा रहे हैं वलीमा, देसी फूड में जी फरियाल कुछ खिला रही है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ब्रंथ रोड वलीमा हाउस। मैं किसी शादी के वलीमे में नहीं आई, बल्कि ये रेस्टोरेंट का नाम है, जो कि 60 साल से यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और इनकी खास बात तो ये है कि ये वही डिशेस तैयार करते हैं जो अक्सर ही शादियों में खाई जाती हैं। आइए चलकर देखते हैं ये कौन कौन सी डिशेस बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। आप कहाँ से हैं? मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ और मैं EME सोसाइटी से आया हूँ। आपने क्या ऑर्डर किया था? मैंने इन्हें मटन रोस्ट ऑर्डर किया था और इनका जो जायका और टेस्ट है मैंने बहुत जगह से खाए हैं, लेकिन जो इनका टेस्ट है वो किसी का नहीं है। खास बात क्या लगती है यहाँ की? ये देसी घी में तैयार करते हैं और जो इनका गोश्त है ये पाकीज़ा होता है और मियार का होता है। कितने अरसे से खा रहे हैं आप यहाँ से? मैं 30 साल से खा रहा हूँ। बड़ा भाई होता था, उसके भी पास आते इधर खाना खाने के लिए। स्पेशल आता हूँ मियाँ वाली से इस होटल में खाना खाने के लिए। क्या ऑर्डर किया आपने, क्या खा रहे हैं अभी? ये हम स्टीम रोस्ट खा रहे हैं और बड़ी मौजूदी सुनी है। मैं तो काफ़ी देर से आ रहा हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको पहली दफ़ा लेके आया हूँ। क्या खास बात लगती है आपको इनके खाने की जो आप बड़े भाई को भी साथ लेके आए हैं? सफाई का खास क्या है, बड़ा मज़ा है, जायका है इनके हाथ का, जायका अच्छा है। लाहौर में कहीं भी ये स्टीम रोस्ट ऐसा नहीं है। क्या ऑर्डर किया था? मैंने पालक बिरयानी। इनकी पालक बिरयानी बहुत अच्छी है। वो सारे लाहौर से खाते रहते हैं, मगर जो जायका इधर का है वो कहीं लाहौर में जायका नहीं मिलता। खास बात क्या लगती है इनके खाने की? इनका जायका एक जैसा है, जब शुरू से खा रहे हैं वैसे ही ऐसा। लाहौर में ऐसा जायका और कोई नहीं है इनका। देसी घी से तैयार करते हैं। इनका पालक गोश्त बिरयानी, रोस्ट पीस सबसे अच्छा है।
ऑर्डर किया है? मैंने इनका एक स्पेशलिटी है मटन रोस्ट वो किया है, स्टीम रोस्ट, और साथ पालक बिरयानी की है। क्या खास बात लगती है इनके खाने की आपको? इनकी खास बात खाने की ऐसे है कि जो गोश्त ये बनाते हैं, यूज़ करते हैं देसी बकरे का गोश्त, जो लाहौर में कम ही लोग यूज़ करते हैं। और ऐसी पालक जो बनाते हैं, टेस्ट मिलता है कहीं पे नहीं है कि टेस्ट इनका बेसिकली वो है जो आज से पुराने ज़माने में जब लोग शादियों ब्याहों पे बनाते थे खाना अपना शाही डिज़ाइन स्टाइल का, वैसा खाना ये बनाते हैं और अभी तक टेस्ट वैसे का वैसा मेंटेन चल रहा है सेम। मौजूद हैं यहाँ के ऑनर मोहम्मद आतिफ साहब। आप मुझे बताएं, आपके रेस्टोरेंट का नाम वलीमा हाउस है, ये नाम किसने रखा और ये ख्याल कैसे आया? जी, ये नाम मेरे वालिद साहब ने रखा। उस ज़माने में जो वलीमे के खाने थे ना, वो तकरीबन यही होते थे, देसी डिशेस होती थी, तो इस वजह से उन्होंने इसका नाम वलीमा हाउस रखा, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी तक चल रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। आप यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस तैयार करते हैं? जी, मेरे पास मटन रोस्ट होता है, स्टीम किया हुआ, और इसके अलावा पालक गोश्त है, कौरमा है मटन का, बिरयानी है मटन की, आलू कीमा है, हाथ का कुटा होता है कीमा, वो भी मटन में, और ओजरी कलेजी है, जर्दा है, शामी कबाब होते हैं। ये मोस्टली वही सारी डिशेज़ हैं जो वलीमों पे पहले चलती थी, तो अब भी अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। ये सारी डिशेस को तैयार करने में कितना टाइम लगता है? ये जी तकरीबन कोई 4 साढ़े 4 घंटे लग जाते हैं इन सारी डिशेस को तैयार करते हैं। सुबह फजर से स्टार्ट करते हैं और 11:30-12 बजे तक हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह नीचे ले आते हैं। लोग ज़्यादातर कौन सी डिश खाना पसंद करते हैं? जी, हमारे पास जो लोग हैं ना, ज़्यादातर मटन रोस्ट और बिरयानी पालक ज़्यादा खाते हैं, इसलिए कि लाहौर में चंद जगहों पे शायद ये मिलती हो, इसलिए ज़्यादातर यही चलता है हमारे पास। पालक गोश्त बनाना एक मुश्किल काम है, आप इसको कितनी देर में तैयार करते हैं? जब उसको लाते हैं, फिर उसको 3-4 पानी धोते हैं, फिर उसको बॉयल करते हैं, फिर उसको मशीन में से निकालते हैं, फिर अगले दिन उसको पानी जब उसका खुश्क हो जाता है फिर उसको हम भूनते हैं, फिर उसके बाद जाके नेक्स्ट डे गोश्त के साथ उसको ऐड करके तो बनाते हैं। कम से कम इसमें 3 दिन लग जाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है ज़रा पालक को बनाना। ये पालक को ज़्यादातर जो चीज़ जायका देती है ना, वो दूध और घी है, 2 चीज़ें इसको संवारती हैं। मटन को रोस्ट करने में कितना टाइम लग जाता है? वैसे तो ये 1 दिन पहले का इसका प्रोसेस शुरू होता है, पर उसके बाद इसको कोई जब स्टीम करते हैं इसको तो कम से कम 3 घंटे इसको लगते हैं। और इसको रोस्ट कैसे करते हैं? जी, इसको देचके में ही स्टीम करते हैं। इसको नीचे इसके पानी होता है, ऊपर स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर इस मटन को लगा देसी तरीके से स्टीम करते हैं। जी, देसी तरीके। आप माशाल्लाह इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, कोई मशहूर शख्सियत तो आपके पास खाना खाने ज़रूर आती होंगी? जी, हमारे पास अक्सर ये सियासी शख्सियत काफ़ी आती हैं, जिनमें इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, ये भी यहाँ से खाना खा के गए हैं। उसके अलावा ये स्पोर्ट्समैन भी आते हैं, क्रिकेटर और हॉकी के जो हैं प्लेयर्स वो भी आए हैं, और इस तरह अक्सर आते रहते हैं। फ़नकार भी आते हैं यहाँ पे, गुलाम अली साहब अक्सर आते थे। आपके वलीमा हाउस की टाइमिंग क्या है? जी, टाइमिंग सुबह 12 से लेके यही कोई 2:30-3 बजे तक होता है नॉर्मली। बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। मेरे लिए यहाँ का मटन रोस्ट, मटन कोरमा, बिरयानी और पालक आ चुका है, इसको खाते हैं। नाजरीन, यहाँ के खाने का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और लजीज है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़।